क्या इकोनॉमिक्स में कुछ लॉस होते हैं? इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशन है क्या? क्या लॉ ऑफ डिमांड की कुछ लिमिटेशंस हैं? क्या लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस हैं? सर ये सारे सवालात आपके जहन में चल रहे होंगे और इसी का सॉल्यूशन लेके मैं हाजिर हुआ हूँ सर खानदानिया CA फाइनलिस्ट योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो मेरा बेटा वंस अगेन वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो। आज का हमारा एजेंडा है लॉ ऑफ डिमांड, assumption of law of demand, why demand curve slope is negative, limitation of law of demand, practical importance of law of demand। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के assumptions क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो नेगेटिव क्यों होता है और लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली कहीं काम आता है। ये सारी की सारी हम चीज़ों को आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। सर डिमांड हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। डिमांड को एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। डिमांड इज क्रिएटेड ओनली व्हेन कब इफ फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन विलिंगनेस एबिलिटी टू परचेज और स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि चाहत होनी चाहिए, काबिल होने चाहिए और एक टाइम होना चाहिए स्पेसिफाइड। सर उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जिसमें प्राइमरी डिटर्मिनेंट को पढ़ा था और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट को पढ़ा था। उसके बाद हमने प्राइमरी डिटर्मिनेंट बहुत डिटेल में पढ़े थे, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था। सर अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। सर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सर इकोनॉमिक्स में जो भी कवानीन है या जो भी लॉज है सर वो तीन तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। सर पहली फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म। क्या कहते हैं मेरा बेटा? डिस्क्रिप्शन फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है सर टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म। और तीसरी फॉर्म होती है ग्राफिक फॉर्म। सर क्या समझ नहीं आया? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन फॉर्म का मतलब ये है, जैसे मैं अभी आपको बाय वर्ड्स वर्बल मोड में पढ़ा रहा हूँ, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म। लॉ ऑफ डिमांड को इंग्लिश में बता दूंगा, उर्दू में बता दूंगा, इसको कहेंगे डिस्क्रिप्शन फॉर्म। लॉ ऑफ डिमांड्स को अगर मैं नंबर्स में बताना चाहूँगा तो इसको कहेंगे टेबुलर फॉर्म, और अगर लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिक फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में दिखाना चाहूँगा तो इसको कहेंगे ग्राफिक फॉर्म। सर ये जब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम इसको देख ही नहीं लेंगे, तो इसको देख लेते हैं। सर लॉ ऑफ डिमांड की हम पहली फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। जब भी इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का सवाल आए, चाहे वो ओ लेवल्स में आए, चाहे वो ए लेवल्स में आए, चाहे वो ICOM में आए यानी कि फर्स्ट ईयर में आए, या वो ADC में आए, सर जब भी लॉ ऑफ डिमांड का सवाल आता है कि लॉ ऑफ डिमांड को बताएं आप, तो लॉ ऑफ डिमांड को आप तीनों तरीके से बताएंगे हमेशा। सर चाहे सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो, इकोनॉमिक्स में जो भी कवानीन है वो तीन तरह से प्रेजेंट होते हैं। पहली फॉर्म होती है ग्राफिक फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म और तीसरी फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन फॉर्म, या वाइस वर्सा, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म पढ़ते हैं। तो इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बोला अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। और आगे लिखा हुआ सेरेटर परहैप्स। सर सेरेटर परहैप्स को मैं हटा दूँ तो ये मैंने कहीं और पढ़ा हुआ है, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। सर ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है पहले से? यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये पढ़ा है आपने कहाँ पे? प्राइमरी डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है जिसको आप कहते थे प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। प्राइसिंग डिटर्मिनेंट भी तो यही कहता है, क्या कहता है कि अगर आपकी गुड की प्राइस ऊपर होगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। सर लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कह रहा है सर, तो लॉ ऑफ डिमांड अलग से बनाने का क्या तुक बनता है? ये सवाल क्रिएट होता है या नहीं होता? सर लॉ ऑफ डिमांड ये वो डिटर्मिनेट है, वो बता रहा है कि डिमांड इफेक्ट होती है, डिमांड इफेक्ट होती है कितनी, किससे? प्राइस के ऊपर नीचे से। लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। क्या बता रहा है?
प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। सर डिटरमिनेंट्स, प्राइमरी डिटरमिनेंट था वो बता रहा था, डिटरमिनेंट सारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी ये बताते हैं कि इनकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है, क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच क्या रिलेशन है, प्राइस और डिमांड के बीच क्या रिलेशन है। सर लॉ ऑफ डिमांड की सबसे बड़ी अजम्पशन है कि ऑल सेकेंडरी फैक्टर आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सर ये सेरेटर परहैप्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सेरेटर परहैप्स का मींस, सेरेटर परहैप्स मींस assumptions यानी कि हम assumption ले रहे हैं that other secondary determinant या factors remaining same यानी कि सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है, अनचेंज है। मेरा बेटा बात समझ आ रही है आपको? सर जो दूसरे डिटर्मिनेंट हैं, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस का रिलेशनशिप डिमांड के साथ, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में क्या फर्क आएगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड में क्या फर्क आएगा। और लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही, लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड चेंज नहीं हो रही। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होगी। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ की प्राइस ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि एडवर्टाइजमेंट सेम रहेगी। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सेम रहेगी। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि नंबर ऑफ बायर या मार्केट साइज या पॉपुलेशन सेम रहेगी। सर ये सारी की सारी इसकी अजम्पशन है। सर लॉ ऑफ डिमांड जब भी आप लिखेंगे तो उसके सामने आगे सेरेटर परहैप्स का लफ्ज लाजमी लिखेंगे। सेरेटर परहैप्स को आप डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब है कि ऑल अदर सेकेंडरी फैक्टर्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है सर, ये थी डिस्क्रिप्शन फॉर्म। डिस्क्रिप्शन फॉर्म मैं एक बार दोबारा बताता हूँ सर, प्राइमरी डिटर्मिनेंट में और लॉ ऑफ डिमांड में क्या फ़र्क है। प्राइमरी डिटर्मिनेंट मेरा बेटा डिटर्मिनेंट जितने भी हो वो आपको बताते हैं कि इसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा, इसकी वजह से डिमांड में इफेक्ट होगी, चेंज आएगा, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। सर लॉ ऑफ डिमांड किस डिटर्मिनेंट से लिंक कर रहा है आपकी नज़र में? सर प्राइमरी डिटर्मिनेंट से, प्राइमरी डिटर्मिनेंट से यानी कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। प्राइसिंग डिटर्मिनेंट कहता था अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम कर दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। सर लॉ ऑफ डिमांड भी यही कह रहा है, सर लॉ ऑफ डिमांड भी यही कह रहा है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशन बताता है किसके दरमियान, प्राइस और क्या कहते हैं डिमांड के दरमियान, कि क्या रिलेशन है इनका बीच। सर आगे जाके वो रिलेशन आपको समझ आएगा। ठीक है सर, टेबुलर फॉर्म पे आते हैं हम। तो डिमांड स्केड्यूल शो, डिमांड स्केड्यूल शो कर रहा है हाउ मच ऑफ अ गुड कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। कितने लोग कितनी गुड्स को कितनी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्म ये शो करती है। सर 1 रुपया जब प्राइस थी मेरी, इधर सामने देखिएगा, 1 रुपया प्राइस थी तो 5 लोग खरीदने के लिए तैयार थे। 2 रुपये प्राइस थी तो 4 लोग खरीदने के लिए तैयार है। 3 रुपये प्राइस थी तो 3 लोग खरीदने के लिए तैयार है। 4 रुपये प्राइस है तो 2 लोग, और 5 रुपये प्राइस है तो 1। सर ये नंबर्स आप कहाँ से लाए? मेरा बेटा मेरा खुद अज्यूम करें, मैंने खुद अज्यूम करें। सर आप 1 भी अज्यूम कर सकते हो, और आप 5 भी अज्यूम कर सकते हो, आप 1000 भी अज्यूम कर सकते हो, आप लाख भी कर सकते हो, मिलियंस भी कर सकते हो। सर कॉन्सेप्ट समझने हमें, हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं 1 रुपये और 5 रुपये से भी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो अगर हम बात करें, क्या बात करें, हम बात ये करें कि टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है बेटा। अगर टेबुलर फॉर्म देखा जाए और डिस्क्रिप्शन फॉर्म देखा जाए कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, देखिएगा सर। इफ़ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ये प्राइस इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है 1 से 5 तक। इफ़ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। सर ये डिमांड डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है आपको, ये डिमांड डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। इफ़ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, नज़र आ रहा है मेरा बच्चा आपको? इसी तरीके से इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस
इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस 1 2 3 4 5, ये प्राइस इंक्रीज हो रही है। 5 4 3 2 1, ये डिमांड डिक्रीज हो रही है। यही तो बता रहा हूं मैं, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम उल्टा चले 5 4 3 2 1, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 हो रही है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म और टेबुलर फॉर्म समझ आई। वहाँ पे इंग्लिश में बता रहा था, यहाँ पे नंबर से बता रहा है। नंबर्स में ये देखो, अगर प्राइस 1 से 5 तक जा रही है तो डिमांड 5 से 1 पे आ रही है, और अगर 5 से 1 पर जा रही है प्राइस तो 1 से डिमांड 5 पे जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। सर इसके बाद है ग्राफिक फॉर्म। ग्राफिक फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक फॉर्म एक डायग्राम होती है, जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है। देखें, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो या मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल आता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल आता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल आया उस पर वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत अलजेब्रा, ज्योमेट्री और क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मैथ्स पढ़ी हुई होगी तो आपको ये बात पता होगी। सर लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल इसका उल्टा है। सर क्या मतलब? सर इकोनॉमिक्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो आता है वाई एक्सिस पर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आता है एक्स एक्सिस पर। समझ आ रही बात? देखें इधर टेबुलर फॉर्म में है, और ये देखें कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से डिमांड में फर्क आ रहा है। प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज की वजह से किस में फर्क आ रहा है? डिमांड में फर्क आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? सर डिमांड के ऊपर नीचे होने से प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा। डिमांड के ऊपर नीचे होने से प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा, प्राइस के ऊपर नीचे होने से डिमांड में फर्क आ रहा है। सर इसमें प्राइस क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्राइस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्वांटिटी डिमांड है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है और वाई एक्सिस पर आ रहा है प्राइस। अगर इसको हम मैथ्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो प्राइस को हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और क्वांटिटी डिमांड को वाई एक्सिस पे लिखते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मैथ्स या स्टैट्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के रूल्स ऐसे ही हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, जब 1 रुपया प्राइस थी, 1 रुपया प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 5, यानी कि कितने खरीदने वाले थे? 5। 1 रुपया प्राइस है तो 5 खरीदने वाले हैं। बात समझ आ रही है? कितने लोग खरीदने वाले हैं? 5 खरीदने वाले। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है कैसे ड्रॉ किया मैंने? इसी तरीके से जैसे ये 2 रुपये प्राइस है तो कितने खरीदने वाले हैं? 4 लोग खरीदने वाले हैं। सर 2 रुपये प्राइस है, ये 2 रुपये प्राइस आ गई, इसको कितने लोग खरीदने वाले? 4 लोग खरीदने वाले। ये पॉइंट ड्रॉ कैसे हुआ समझ आया? बिल्कुल आपको भी ऐसे ड्रॉ करना है। सर बिल्कुल इसी तरीके से 3 रुपये प्राइस है तो 3, और 4 रुपये प्राइस है तो 2, और 5 रुपये प्राइस है तो 1। अब आप देख लेते हैं, 3 रुपये है तो 3 रुपये है तो 3 लोग खरीदने वाले, 4 रुपये है तो 2 लोग खरीदने वाले, और 5 रुपये तो 1 बंदा खरीदने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आया होगा। सर इकोनॉमिक्स में ना ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है मैंने, इसको कहते हैं नंबरिंग। इसको क्या कहते हैं? नंबरिंग। और सर ये मैंने प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कर्व, डी, ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं लेबलिंग। क्या कहते हैं? लेबलिंग। यानी कि जहाँ पे गिनती लिखी है उसको कहते हैं नंबरिंग, जहाँ पे इंग्लिश लिखी है, वर्ड्स लिखे हैं, कुछ भी चार नाम लिखा हुआ है सर उसको कहते हैं लेबलिंग। इकोनॉमिक्स में लेबलिंग लाजमी है, नंबरिंग लाजमी नहीं है। इकोनॉमिक्स में लेबलिंग लाजमी है, नंबरिंग लाजमी नहीं है। यानी कि मैं इसको ड्रॉ ऐसे भी कर सकता था, बिना स्केल लेता और ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देता तो भी लॉ ऑफ डिमांड बनता। सिर्फ मुझे क्या लिखना होता है? प्राइस लिखनी होती, क्वांटिटी डिमांड लिखनी होती है और डिमांड कर्व लिखना होता। बात समझ आ रही है? सर ये जो कर्व बना, ये कर्व बना, ये कौन सा कर्व है? ये डिमांड कर्व है। ये कौन सा कर्व है मेरा बेटा? ये डिमांड कर्व है। इतनी बात समझ आ रही है? सर डिमांड कर्व का जो स्लोप देख रहे हैं आप वो ऐसे देख रहे हैं सर। लाइट जैसे कि आपने स्लाइड की होगी, स्लाइड देखी होगी, स्लाइड्स होती हैं, वैसा स्लोप है सर। इस स्लोप को कहते हैं नेगेटिव स्लोप। जो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप। नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप। सर नेगेटिव स्लोप कब होता है या डाउनवर्ड स्लोप कब होता है? जब एक चीज़ ऊपर जा रही हो उसकी वजह से दूसरी चीज़ नीचे आ रही हो तो नेगेटिव स्लोप होता है। जब एक चीज़ ऊपर जा रही हो दूसरी चीज़ नीचे आ रही हो तो नेगेटिव स्लोप होता है। या एक चीज़ नीचे जा रही हो तो दूसरी चीज़ ऊपर आ रही हो तो फिर भी नेगेटिव होता है। यानी कि दोनों एक साथ ना अप हो रहे हो ना एक साथ डाउन हो रहे हो। इतनी बात समझ आती है आपको? तो सर ये नेगेटिव स्लोप है। सर डायग्राम को रीड कैसे करते हैं आपको ये सीखना है। आपको ग्राफ बनाना तो आता होगा पहले, लेकिन रीड करना नहीं आता होगा। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करनी है क्या? एक्सिस। ये जो इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? एक्सिस कहते हैं।
इन एक्सिस में क्या कर रहे हैं आप, लिखेंगे आप वी मेजर ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, वी मेजर प्राइस ऑन वाई एक्सिस, डी यानी कि डिमांड, डी रिप्रेजेंट डिमांड कर्व विच शो नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, इतना भी लिख देंगे आप, खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो लिखा हुआ है एट वाई एक्सिस, हम वाई एक्सिस पर वी शो प्राइस, हमने शो करिए प्राइस या मेजर लिखना, आप अपने लफ्ज कुछ भी हो सकते हैं, एंड एट एक्स एक्सिस वी शो क्वांटिटी डिमांडेड, हमने शो किया क्वांटिटी डिमांड। द लाइन डी, जो ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, क्या है, डी इज कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ ग्राफ, डिमांड कर्व एक ग्राफ है दैट शोज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर डिमांड कर रहा है डिफरेंट प्राइस पर है। यही बात बता रहा है ना भाई, जब 1 रुपये प्राइस है तो 5 लोग, 2 रुपये प्राइस है तो 4, समझ आ रही है। डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोप, डिमांड कर्व का स्लोप ऐसा जब भी स्लोप होता है इसको ये कहते हैं डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे आ रहा हो। डाउनवर्ड स्लोप क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है किसके दरमियान, आप समझ आ रहा है, रिलेशनशिप जो बता रहा था प्राइस और उसके अंदर इनवर्स रिलेशन है किसके दरमियान, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही है, इनवर्स रिलेशन। अब ये इनवर्स रिलेशन क्यों है, क्योंकि सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और इनकम इफेक्ट की वजह से। सर इसकी वजह से ये क्या है, नेगेटिव है। सर इसको बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा सब्र करें, लेकिन आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है। इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ होता है वो 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है। पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्शन, दूसरी फॉर्म है टेबुलर और तीसरी फॉर्म है ग्राफिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है सर, कुछ अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो सर अजम्पशन अगर मैं पहली और दूसरी को छोड़ूं, क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड डज नॉट चेंज, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डज नॉट चेंज। सर इसी तरीके से आ गया हूँ, पॉपुलेशन नंबर ऑफ बायर डज नॉट चेंज, टेस्ट प्रेफरेंस सोसाइटी आर रिमेन सेम, जो भी लिखा हुआ है। सर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी डज नॉट चेंज, एडवर्टाइजमेंट डज नॉट चेंज। सर ये सारे के सारे डिटरमिनेंट्स कौन से थे, सर ये सारे के सारे डिटरमिनेंट्स जो थे वो कौन से थे, सेकेंडरी डिटरमिनेंट थे। सर सेरिटर परहैप्स का मतलब भी तो यही लिखवाया था मैंने, है आपको, सेरिटर परहैप्स का मतलब क्या लिखा था, ऑल सेकेंडरी फैक्टर आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सर यही तो अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड की, ये क्या है, अजम्पशंस है। सिर्फ 2 अजम्पशन इंक्लूड हो जाएंगी न्यू, कौन कौन सी, यूनिट्स आर होमोजीनस, यूनिट्स आर होमोजीनस, यूनिट एक जैसे होने चाहिए, यूनिट एक जैसे होने चाहिए, और यूनिट मस्ट बी कंज्यूम साइमल्टेनियसली, और यूनिट का कंजम्पशन एक साथ होनी चाहिए, वरना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई नहीं होगा, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये अप्लाई नहीं होगा। सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा बादाम है, एक बड़ा बादाम है, सही है। आप गए, आपने बोला ये छोटे वाले बादाम 1 किलो, उसने बोला 100 रुपये किलो, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और बड़े वाले बादाम कितने रुपये किलो, 500 रुपये किलो। बादाम तो बादाम है ना, प्राइस बढ़ी तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो 500 रुपये किलो वाले बादाम है वो बिकते ही नहीं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और डिमांड बिकती नहीं। समझ आ रही, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। सर क्यों बिक रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा, क्यों बिक रहे हैं, क्योंकि सर जो बादाम है छोटा वाला 100 रुपये वाला वो छोटा है, और जो 500 वाला वो बड़ा है। सर यूनिट्स एक जैसे नहीं है साइज में, तो यूनिट्स का साइज में भी एक जैसा होना चाहिए, टेस्ट में भी एक जैसा होना चाहिए, नेचर में भी हर तरह से एक जैसे होने चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है, ठीक है सर। और यूनिट्स कंज्यूम साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, देखिए भाई, आपने एक चीज़, आपने गए आज आप KFC गए, और आप KFC गए, आपने जिंगर खाया 300 रुपये का, 300 खाया, जिंगर खाया 300 रुपये का, ठीक है। एक तो ये बात है। सर अगले दिन दोबारा गए, 350 रुपये का जिंगर हो गया, अगले दिन दोबारा गए, 350 रुपये का जिंगर हो गया, आप अब खाएंगे हैं, सर भूख लगी हुई होगी तो खा लेंगे, बात समझ आ रही है। सर प्राइस बढ़ गई, 300 से 350 होगा, लेकिन डिमांड तो कम नहीं हुई, क्योंकि गुड्स साइमल्टेनियसली कंज्यूम नहीं हुए, गुड्स साइमल्टेनियसली कंज्यूम एक साथ कंज्यूम नहीं हुए। एक आपने 24 घंटे पहले किया था, एक आपने 24 घंटे बाद किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत ही डिटेल में जाके समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मेरा बेटा आज के लिए इतना ही, हम अपने लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।